हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति। विद्यार्थी मित्रों, सुधा मूर्ति टेल्को कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर स्थान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। टेल्को कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर स्थान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। टेल्को कंपनी में ऐसा कहा गया था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। इसकी वजह से सुधा मूर्ति को बहुत अपमानजनक लगा कि टेल्को जैसी इतनी बड़ी कंपनियां भी स्त्रियों के साथ ऐसा पक्षपात करती है। केवल पुरुष उम्मीदवार ही अपना निवेदन भेजे, आवेदन भेजे, एप्लीकेशन भेजे नौकरी के लिए। सुधा मूर्ति एक लड़की थी और वो इंजीनियरिंग की छात्रा थी, और यह पढ़कर टेल्को कंपनी के आवेदन में यह पढ़कर कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे तो उसे बहुत बुरा लगा, उसे अपमान लगा। उसने ठान लिया कुछ भी हो जाए, मैं टेल्को कंपनी में अपना स्थान प्राप्त करके ही रहूँगी। स्त्रियों के साथ ऐसा पक्षपात कभी होने नहीं दूंगी। अगर अभी ऐसा नहीं किया तो भविष्य में कोई भी स्त्रियाँ, कोई भी इंजीनियर की छात्रा कोई भी कंपनी में नौकरी पे नहीं ली जाएगी। बराबर। तब सुधा मूर्ति ने ठान लिया और वो पुनः टेल्को कंपनी के मालिक के ऊपर लेटर लिखती है। टाटा के ऊपर लेटर लिखती है, जमशेदजी टाटा, और उसका लेटर पढ़कर उसे तुरंत इंटरव्यू में पुनः बुलाया जाता है और वहाँ उसे बहुत तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको कहा जाता है कि तुम लड़की होकर भी ऐसी कंपनी में क्यों नौकरी करना चाहती हो। तो उसने जवाब दिया कि आप लड़कियों के साथ ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं। लड़कियां भी है तो इंजीनियरिंग की छात्रा, वो जो चाहे वो कर सकती है। और इस प्रकार उसके प्रश्नों के जवाब देने से कंपनी में उसे इंजीनियर के पद पर स्थान दिया गया। तो सुधा मूर्ति इंजीनियर के पद पर स्थान प्राप्त करने वाली टेल्को कंपनी में, टाटा टेल्को कंपनी में स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसके जीवन के बारे में, उसके समाज सुधार के बारे में, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। इस पाठ के आधार पर स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर बहुत जोरदार भार दिया गया है। तो देखते हैं सुधा मूर्ति लेसन नंबर 8 संकलित यानी कि किसी बड़े लेख में से ये पाठ उठा लिया गया है। तो सुधा मूर्ति के बारे में थोड़ा सा परिचय हम ले लेंगे। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का यह उद्देश्य है कि जाति और लिंग के बाद कोई भेदभाव न रखा जाए। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर उसके अंदर कुछ भरा पड़ा है तो वो स्त्री हो या पुरुष हो। अगर उसके अंदर कुछ आइडिया हो, युक्ति हो, तो वो बुद्धि हो, तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो कोई भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। वो यही कहना चाहती है। तो देखो उसका हम पाठ पढ़ेंगे। हम लोग सुधा मूर्ति पाठ लेते हैं। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लड़े झूम रहे थे। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर यानी कि आंगन परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लड़े झूम रहे थे। बेंगलुरु कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी
कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर पड़ी। नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। देखो, सुधा मूर्ति कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त करके जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर पड़ी। नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन लगा हुआ था। यह विज्ञापन किसका था? तो प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। कंपनी को किसकी आवश्यकता थी? तो योग्य और परिश्रमी मेहनतू इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, क्या बात थी? अंडरलाइन करना, हम लोग अंडरलाइन में मोस्ट टाइम पे है। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखा था, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। देखो, टेल्को कंपनी में से जो आवेदन पत्र, जो विज्ञापन लगाया हुआ था, नोटिस बोर्ड पर जो विज्ञापन लगा हुआ था, उस नोटिस बोर्ड में, उस विज्ञापन में सुधा मूर्ति वहाँ खड़ी रहकर वो विज्ञापन पढ़ती है। तो क्या लिखा था उसने? यह विज्ञापन ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुक युवकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। टेल्को कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात यह थी, क्या थी? प्रश्न पूछा जाए कि टेल्को कंपनी के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? इस प्रश्न के जवाब में आप लिखेंगे कि टेल्को कंपनी के विज्ञापन में चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसमें क्या लिखा था? महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। आगे, तो इस प्रकार कंप्यूटर विज्ञान की छात्रा कौन थी? तो सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने कंप्यूटर विज्ञान पर इंजीनियर किया है। तो कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त करने के बाद एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। तब उसने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ विज्ञापन पढ़ा। उस विज्ञापन में, वो विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से था। ये विज्ञापन नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात उसमें यह थी कि उसमें लिखा था, अंतिम पंक्ति में यह लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसमें लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसने एक बार नहीं, 2 बार पढ़ा। सुधा मूर्ति ने ये आवेदन पत्र, सुधा मूर्ति ने ये विज्ञापन एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। हाँ, यही लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। मतलब कंपनी में, टेल्को कंपनी में महिला और पुरुषों के बीच में भेदभाव रखा जा रहा है। कंपनी में यानी विज्ञापन में यही लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुधा मूर्ति को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। तो प्रश्न पूछा जाए, सुधा मूर्ति को नौकरी की आवश्यकता क्यों नहीं थी? तो सुधा मूर्ति को नौकरी की आवश्यकता इसीलिए नहीं थी कि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। रिसर्च, पीएचडी करते हैं तो रिसर्च, संशोधन करना, नया कुछ रिसर्च करना। तो रिसर्च की डिग्री के लिए उसे छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। सुधा मूर्ति भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, इसीलिए उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु यहाँ टेल्को कंपनी में यह भेदभाव, स्त्री पुरुषों में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। परंतु यहाँ टेल्को कंपनी में ऐसा भेदभाव, स्त्री और पुरुषों के बीच में इतनी असमानता कि ऐसा लिखा, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे बात बची नहीं, उसे अच्छा नहीं लगा, अपमान लगा कि इंजीनियर की छात्रा भी एक टेल्को कंपनी में अपना आवेदन पत्र नहीं भेज सकती। इसका मतलब क्या है? ये कंपनी स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव रखती है, स्त्री और पुरुषों के बीच में इतनी असमानता रखती है। उसे बात अच्छी नहीं लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पर आई थी। देखो,
सुधा मूर्ति हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में एक अकेली लड़की कौन थी? तो सुधा मूर्ति। तो कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में एक अकेली लड़की सुधा मूर्ति थी, बाकी सब लड़के थे। एक लड़की के रूप में सुधा मूर्ति ही कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पढ़ रही थी। देखो, वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाती आई थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। कक्षा में वो प्रथम स्थान पाती आई थी। पुरुष सहपाठियों के बीच में एक अकेली लड़की थी और वो कंप्यूटर विज्ञान की छात्रा थी। एक अकेली, बाकी सब लड़के थे। एक सुधा मूर्ति एक अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। देखो वो कैसी थी? योग्य थी, मेहनतू भी थी। परिश्रमी यानी मेहनतू भी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। ये कंपनी में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ऐसा ये कंपनी ने लिखा है, तो ऐसा चुपचाप वो नहीं बैठेगी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। उसने देखा इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। स्त्री और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव हो रहा है टेल्को कंपनी में, स्त्री और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव वो सहन नहीं कर सकती। सहन करना उसके बस की बात नहीं है। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। सुधा मूर्ति ने सोच लिया कि वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। कौन किसका विरोध करेगी? कि टेल्को कंपनी के विज्ञापन में लिखा है, अंतिम पंक्ति में लिखा है कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। तो इस बात पर सुधा मूर्ति ने बहुत सोचा। ये पंक्ति उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ी। यही लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। ये बात उसे कुछ पची नहीं। स्त्री और पुरुषों के बीच में इतना भेदभाव। टेल्को कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, और ये कंपनी स्त्री और पुरुषों के बीच में इतना भेदभाव करती है, ये बात उसे पची नहीं। वो लड़की कंप्यूटर विज्ञान की एक अकेली छात्रा थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में एक अकेली लड़की थी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती आई थी। वह योग्य थी, परिश्रमी भी थी, लेकिन वो स्त्री और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव हो रहा है वो सहन नहीं कर सकती। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। आगे देखते हैं। तो उसने अपनी डायरी में, सुधा मूर्ति ने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। सुधा मूर्ति ने अपनी डायरी में एक आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। देखो, उसे कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो पता नहीं था, पर उसको इतना तो पता था कि टाटा समूह के प्रमुख कौन है? तो JRD टाटा है, जमशेदजी टाटा, जमशेदजी रतनजी टाटा, बराबर। जमशेदजी रतनजी टाटा, फुल फॉर्म जमशेदजी रतनजी टाटा, बराबर। तो इसका तो आगे तो सुधा मूर्ति ने डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसने क्या निश्चय किया कि वो कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो पता नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख कौन है? JRD टाटा है। प्रश्न पूछा जाए टाटा समूह के प्रमुख कौन है? तो JRD टाटा। मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर। टाटा समूह के प्रमुख का नाम है JRD टाटा, जमशेदजी रतनजी टाटा। याद रखना बच्चों, जमशेदजी रतनजी टाटा, JRD टाटा है। आगे तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिया। सुधा मूर्ति ने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से
मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री और पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। तो देखो, सुधा मूर्ति ने एक पोस्ट कार्ड लिया। वो पोस्ट कार्ड JRD टाटा को संबोधित करते हुए उसने लिखा। जिसे सुधा मूर्ति ने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा कि आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री और पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। तो सुधा मूर्ति ने पत्र में क्या लिखा? सुधा मूर्ति ने पोस्ट कार्ड लिया और पोस्ट कार्ड में लिखा कि JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा कि आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं भी उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। तो इस प्रकार सुधा मूर्ति ने एक पत्र टेल्को कंपनी के नाम पर लिखा, टाटा को संबोधित करते हुए लिखा। आगे क्या हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हर 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। देखो, 10 ही दिन में टेल्को कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर, किसके खर्चे पर? कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए उसे तार भेजा। आगे, आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, याद रखना। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वहां सही सही उत्तर देती गई। देखो, कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए सुधा मूर्ति को बुलाया गया। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। बहुत सारे तकनीकी प्रश्न पूछे गए। सुधा मूर्ति सभी प्रश्नों के सही सही जवाब देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में क्या कहा, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, मीठी वाणी में, प्रेम भरी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने क्या कहा? तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? देखो, क्या कहा? तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि, जवाब दिया उसने, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। वो बुजुर्ग ने स्नेहमयी वाणी में कहा, बुजुर्ग ने स्नेहमयी वाणी में सुधा मूर्ति से कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि उसने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। उसने कहा कि यहाँ कंपनी में, टेल्को कंपनी में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। उसने आगे कहा, तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। क्या कहा उसने? तुम्हारे जैसी मेधावी यानी बुद्धिशाली, होशियार, तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में उसने बताया कि बुजुर्ग ने स्नेहमयी वाणी में क्या कहा, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो मैंने अंडरलाइन किया है। एक बुजुर्ग ने स्नेहमयी वाणी में सुधा मूर्ति से कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में, आगे लिखा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य क्या कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती।
तुम्हारे जैसी होशियार मेधावी लड़कियों को तो अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, ऐसा उस बुजुर्ग ने स्नेहमयी वाणी में सुधामूर्ति से कहा, सुधामूर्ति को कहा। आगे लेते हैं। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। सुधामूर्ति ने क्या कहा? उसके कहने पर, बुजुर्ग के यह कहने पर कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती है, तुम्हारे जैसी बुद्धिशाली मेधावी लड़कियों को तो अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, ऐसा जब उस बुजुर्ग ने स्नेहमयी वाणी में कहा तो सुधामूर्ति ने कहा, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई भी महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। देखो, जब बुजुर्ग ने स्नेहमयी वाणी में सुधामूर्ति से कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ऐसा क्यों लिखा था? उसने कहा आगे, क्योंकि यहाँ टेल्को कंपनी में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती है, तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, ऐसा उस बुजुर्ग ने स्नेहमयी वाणी में सुधामूर्ति से कहा। तो सुधामूर्ति ने जवाब दिया, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई भी महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। ऐसा सुधामूर्ति ने दृढ़ता से उस बुजुर्ग को कह दिया। आगे लेते हैं। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, लंबे साक्षात्कार के बाद उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। क्या कहा? ठीक है, शुरुआत तुमसे ही की जाती है। क्या कह दिया? मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है कि टेल्को कंपनी में महिला की नियुक्ति तुमसे ही की जाती है। आज से महिलाओं की नियुक्ति टेल्को कंपनी में की जाएगी, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। देखो आगे। तो सुधामूर्ति से टेल्को कंपनी में महिलाओं की नियुक्ति की शुरुआत हो गई। सुधामूर्ति को पूना में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और वो भी कंपनी के खर्चे से। सुधामूर्ति तैयारी के साथ पूना पहुंच गई। साक्षात्कार शुरू हुआ। बहुत सारे तकनीकी प्रश्न सुधामूर्ति को पूछे गए। सुधामूर्ति सभी प्रश्नों के सही जवाब देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने सुधामूर्ति से क्या कहा? स्नेहमयी वाणी में कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि हमारी फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती है, तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को तो अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तो सुधामूर्ति ने उसके जवाब में कहा कि लेकिन कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही होगी, नहीं तो कभी भी कोई भी महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। ऐसा जब सुधामूर्ति ने दृढ़ता से कहा और उसके बाद लंबे साक्षात्कार के बाद, लंबे इंटरव्यू के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। तो प्रश्न पूछा जाए, टेल्को कंपनी में मुख्य कार्यस्थल पर नियुक्त की जाने वाली पहली महिला कौन थी? टेल्को कंपनी में मुख्य कार्यस्थल पर नियुक्त की जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो उसका जवाब है सुधामूर्ति। बराबर। आगे देखते हैं। आगे, टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। देखो, टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। प्रथम महिला इंजीनियर कौन थी टेल्को कंपनी में? सुधामूर्ति। तो उसका पहला मुख्य नाम सुधा कुलकर्णी था। उसका नाम क्या था? सुधा कुलकर्णी। उसका नाम है सुधा कुलकर्णी। देखो, सुधा कुलकर्णी। अब उसका ये नाम था, सुधा कुलकर्णी। आगे देखते हैं। तो मुख्य टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। एक प्रश्न पूछा जाए, सुधा कुलकर्णी का विवाह किसके साथ हुआ? तो सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत, सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को कंपनी में ही कार्यरत
श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। सुधा मूर्ति का विवाह किसके साथ हुआ था? तो नारायण मूर्ति। सुधा कुलकर्णी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो नारायण मूर्ति के साथ। मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों ये वाला। सुधा मूर्ति का विवाह नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। आगे देखते हैं। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। वीआरएस में ले लिया, त्याग पत्र दे देना यानी अपनी ऐच्छिक निवृत्ति, अपनी मर्जी से निवृत्ति ले लेना। तो सुधा मूर्ति ने 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। कब दिया? टेल्को कंपनी से त्याग पत्र कब दिया? तो 8 वर्ष तक सुधा मूर्ति ने टेल्को कंपनी को अपनी सेवाएं दी। उसके बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। किसके साथ? नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। तो इन्फोसिस कंपनी की स्थापना किसने की? ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इन्फोसिस कंपनी की स्थापना श्री नारायण मूर्ति के साथ सुधा मूर्ति ने की थी। प्रश्न पूछा जाए इन्फोसिस कंपनी की स्थापना किसने की थी? इन्फोसिस कंपनी की स्थापना श्री सुधा मूर्ति ने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ की थी। तो सुधा मूर्ति ने 8 वर्ष तक टेल्को कंपनी को अपनी सेवाएं दी। उसके बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की। ओके, यहाँ से आगे लेते हैं। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों एक कहावत आती है, दिन दुनी रात चौगुनी। दिन दुनी रात चौगुनी यानी कि धीरे जल्दी से प्रगति करना। दिन दुनी रात चौगुनी यानी कि प्रगति करना। ये कहावत का अर्थ है प्रगति करना। दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करना। तो सुधा मूर्ति ने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन गई। देखो सुधा मूर्ति 1996 में कब? 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। प्रश्न पूछा जाता है सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन कब बनी? तो सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन 1996 में बनी। सुधा मूर्ति 1996 में क्या बनी? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए तो सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। देखो सुधा मूर्ति ने टेल्को कंपनी से त्याग पत्र दे दिया और अपने पति नारायण मूर्ति के साथ मिलकर इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की। सुधा मूर्ति ने और उसके पति की मेहनत और लगन से इन्फोसिस कंपनी ने दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति की। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करना यानी कि प्रगति करना, ज़्यादा तेजी से प्रगति करना। दिन दुनी रात चौगुनी तेजी से प्रगति करना। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। तो इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से सुधा मूर्ति बेंगलुरु में सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। सुधा मूर्ति ने क्या किया? देखो इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से सुधा मूर्ति ने सामाजिक विकास के अनेक कार्य करना शुरू किया। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई। सुधा मूर्ति ने क्या किया? कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से सुधा मूर्ति सामाजिक विकास के कार्य में मग्न हो गई, व्यस्त हो गई। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसको कार्य रूप भी दिया।
इस प्रकार सुधा मूर्ति के बारे में सुधा मूर्ति अब समाज सेवा के कार्य में जुड़ गई। सुधा मूर्ति दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करने लगी। मुख्य कहावत है दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करना। दिन दुनी रात चौगुनी कहावत, दिन दुनी रात चौगुनी। तेजी से प्रगति करना, तेजी से प्रगति करना, मेन मोस्ट टाइम भी है करना। ओके, ये आपको तैयारी करना है। तो सुधा मूर्ति हमारे भारत देश की ऐसी महिला थी जिसने कंप्यूटर विज्ञान की कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियर की यह एक छात्रा थी और टेल्को कंपनी में प्रथम महिला उम्मीदवार, टेल्को कंपनी में मुख्य कार्यस्थल पर नियुक्त की जाने वाली ये पहली महिला उम्मीदवार थी। महिलाओं के साथ होता हुआ अन्याय वो नहीं देख सकती कि टेल्को कंपनी ने विज्ञापन दिया कि सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन दे, महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। टेल्को जैसी इतनी बड़ी कंपनी स्त्री और पुरुषों के बीच में ऐसा अन्याय कैसे कर सकती है। उसने ठान लिया कि वो ये अन्याय नहीं सहन करेगी। उसने पत्र लिखा। पत्र में जो लिखा कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी महिलाओं के साथ इतना अन्याय कर रही है। आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपकी कंपनी ने योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं भी उसी कंपनी में उसी संस्था में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी इतनी बड़ी कंपनी स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। तो उसने ये पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद 10 ही दिन में कंपनी ने तार भेजा और कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उसे बुलाया गया। आवश्यक तैयारी के साथ सुधा मूर्ति पुणे पहुंच गई। साक्षात्कार आरंभ हुआ। वहाँ उसे काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए और सुधा मूर्ति बहुत होशियार थी, बहुत मेधावी थी। सभी प्रश्नों के जवाब वो सही देती गई। और एक बुजुर्ग सज्जन ने उससे स्नेहमयी वाणी में कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को तो अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। ऐसा उस बुजुर्ग सज्जन ने जब कहा, तब सुधा मूर्ति ने कहा कि लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई भी महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकेगी। उसने ऐसा दृढ़ता से कहा और लंबे साक्षात्कार के बाद उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत हम तुमसे ही करते हैं। तो प्रथम महिला, टेल्को कंपनी में नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिला सुधा मूर्ति थी। बाकी का लेसन हम अगले वीडियो पीरियड में लेंगे। थैंक यू।